गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान। ये दोस्तों साइंस है और साइंस का दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों इसमें करेंगे। और दोस्तों इसमें हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं दोस्तों, और बायोलॉजी पूरा हम लोग का दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और ये सिर्फ लास्ट में दोस्तों विविध मिसलेनियस पॉइंट्स कुछ दोस्तों बचा हुआ है दोस्तों, जो कि दोस्तों इसका थ्योरी कंप्लीट कर लिया हो दोस्तों। और 151 से 52 क्वेश्चन तक दोस्तों हम लोग अभी तक में कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे इस चैनल पे नहीं आए हैं दोस्तों, वो आके एक बार ज़रूर आप विजिट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सेशन आपके बीपीएससी ट्रिप 4.0 5.0 शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला सेशन है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका देखिए 152 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे दोस्तों। 152 देखिए दोस्तों, हाँ 152 तक कर चुके थे दोस्तों। 152 फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए 152 में सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य एक पुरुषों की तुलना में दोस्तों अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सामान्यतः स्त्रियों तथा बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पिच पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर होती है। तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा या भारी, ग्रेव या तीक्ष्ण, श्रिल कहा जाता है तथा यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है दोस्तों। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, मनुष्य आर्द्रता ह्यूमिडिटी एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, क्योंकि शरीर से निकला पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित एवेपोरेट नहीं होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंडी का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल है इसके लिए उत्तरदायी। सॉल्यूशन देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों मस्कल्स में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? तो ये उष्मा शोषक क्रिया दोस्तों स्वेद वाष्पन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सॉल्यूशन इसका देखिए, स्वेद वाष्पन उष्मा शोषक एंडोथर्मिक क्रिया है। इसमें शरीर की उष्मा स्वेद के रूप में वाष्पित होती है, अर्थात इसमें उष्मा शोषित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो यह दोस्तों दीर्घकालीन परिवर्तन, ये दोस्तों जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है दोस्तों। और देखिए वानस्पतिक संकेतक है, हिमीय संकेतक है और विवर्तनीय संकेतक, ये तीनों है। सॉल्यूशन देखिए, दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। जलवायु परिवर्तन के वानस्पतिक संकेतक का उदाहरण पौधों के जीवाश्म अवशेष है। हिमीय संकेतक का उदाहरण हिमाच्छादन है। और ध्रुवीय अस्थिरता पोल वांडरिंग तथा महाद्वीपीय झुकाव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विवर्तनीय संकेतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों? तो रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया प्रजाति का सदस्य रेफ्लेसिया अरवाल्डी है। और मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बेंगकुलू के वर्षावनों में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन 11 से 15 केजी तक हो सकता है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी टोटल रूट पैरासाइट है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। लक्षण और प्राणी, देखिए दोस्तों लक्षण और प्राणी में इसको मिलाइए दोस्तों। देखिए पंखहीन कीट दोस्तों कौन सा है दोस्तों? ये रजत मिनाब है दोस्तों। और उड़ान रहित पक्षी कौन सा है दोस्तों? उड़ान रहित ये दोस्तों कीवी दोस्तों है। नेक्स्ट दोस्तों, ये कीवी उड़ती नहीं है दोस्तों पक्षी।
अपाद सरीसृप ये एक मत्स्य है। नेक्स्ट है देखिए अपाद सरीसृप ये सर्प है, सर्प। फुफ्फुसहीन प्राणी ये दोस्तों एक दोस्तों फुफ्फुसहीन प्राणी दोस्तों ये एक मत्स्य है दोस्तों। फिर से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, पंखहीन कीट रजत मीनाभ है, उड़ान रहित पक्षी ये कीवी है, अपाद सरीसृप सर्प है, और फुफ्फुसहीन प्राणी ये कुड़मू है। सॉल्यूशन देखिए, पंखहीन कीट ये रजत मीनाभ है, उड़ान रहित पक्षी कीवी है, अपाद सरीसृप सर्प है, फुफ्फुसहीन प्राणी एक मत्स्य है। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवी है। कीवी क्या है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन 20 का सही है। उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसको भी सुमेलित करना है हम लोग को। सोचिए फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखिए फ्रेंड्स, फल दोस्तों, फल किसी से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? ये फल दोस्तों ये अंडा से, ओवरी से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। और बीज दोस्तों बीजांड से। फल ओवरी से, अंडाशय से, और बीज बीजांड से। और कास्ट ऊड दोस्तों ये तना स्टेम से, और मंड स्टार्च ये दोस्तों पत्ती से। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। फल फ्रूट ये अंडाशय ओवरी से निकलता है, बीज बीजांड ओव्यूल से, कास्ट वुड ये तना से, और मंड स्टार्च ये पत्ती लिप से। नेक्स्ट है शरीर क्रियाकलाप दोस्तों, ये फर्स्ट में दोस्तों सजीव शरीर क्रियात्मक प्रक्रम, और सेकंड में दोस्तों कोशिकांग दिया गया है। और इनमें से दोस्तों सुमेलित करना है दोस्तों इसका। देखिए प्रकाश संश्लेषण दोस्तों ये हरित लवक के कारण होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के कारण होता है, और खनिज उद्ग्रहण ये जीवद्रव्य कला के कारण होता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, श्वसन ये सूत्रकणिका के कारण होता है दोस्तों, श्वसन। और प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम के कारण दोस्तों होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के कारण होता है, और खनिज उद्ग्रहण जीवद्रव्य कला के कारण, और श्वसन सूत्रकणिका, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो ये जेसी बोस ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने खोज की कि सभी पेड़ पौधे में जीव जंतुओं के भांति प्राण होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये पानी, उचित तापमान, और ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, बीजांकुरण के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन O2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश सनलाइट आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार का भूम्योपरिक तथा अधोभूमिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो प्रकाश आवश्यक नहीं है दोस्तों बीज के अंकुरण के लिए, उचित तापमान है, आर्द्रता है, और ऑक्सीजन है दोस्तों, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का देखते हैं फ्रेंड्स। सिलिकॉन कार्बाइड दोस्तों ये कृत्रिम हीरा है दोस्तों। सिलिकॉन कार्बाइड दोस्तों कृत्रिम हीरा बनाता है फ्रेंड्स। और कार्बन तंतु फ्रेंड्स ये वायुयान में होता है दोस्तों कार्बन तंतु। और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन ये प्रशीतक में प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा में, कार्बन तंतु वायुयान में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में, और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन दोस्तों ये प्रशीतक में प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, रेयान रूपांतरित स्टार्च ये गलत है दोस्तों। ऊन एक प्रोटीन है, रबर एक कृत्रिम बहुलक है, और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है दोस्तों। देखिए, रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है दोस्तों, ये पोस्ते में पाई जाती है दोस्तों। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है दोस्तों, ये पोस्ते में पाई जाती है दोस्तों। देखिए, संपुटीय फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, लेकिन अपने मूल पौधों से जुड़े रहते हैं दोस्तों। जैसे ऐसे फलों का प्रस्फुटन इतना सौम्य होता है कि बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, अतः इनके बीजों के प्रकीर्णन हेतु सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है। पोस्ते के बीजों के प्रकीर्णन में इसी विधि का प्रयोग किया
जाता है। नेक्स्ट है शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन, ये दोस्तों धीमा हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं शीत भंडारों कोल्ड स्टोरेज में फलों फ्रूट्स तथा साग सब्जियों वेजिटेबल्स की अपघटन डिकम्पोजिशन क्रिया धीमी हो जाती है, अतः इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडारों में इन्हें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखकर परिरक्षित प्रिजर्व किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं किंतु उनकी सक्रियताएँ कम हो जाती है। नेक्स्ट रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं दोस्तों एक कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों रात्रि में छोड़ते हैं दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ पौधे रात्रि में शोषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परित्याग करते हैं, जबकि दिन में इस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऊँट अपने गोबर का उपयोग किस काम के लिए करता है दोस्तों? तो ये अपने गोबर का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। सॉल्यूशन देखिए, ऊँट के पीठ पर लगभग 50 kg वजनी का एक बड़ा सा कुबर होता है। यह कुबर चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊँट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ध्यातव्य है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, जिसका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं तथा एक बार में यह कई गैलन जल पी जाता है, और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमे होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है दोस्तों? तो सूअर। ये रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है दोस्तों, रेशे को। देखिए फ्रेंड्स, सूअर एक सर्वाहारी ओमनिवोरस जंतु है जो कि रेशे फाइबर्स को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है, जबकि अन्य विकल्पों में जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी इत्यादि रोमंथी स्तनी मतलब रूमिनेंट एनिमल है, जिनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशे को पचाने के लिए एंजाइम्स का स्रावन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ये डाक टिकट जमा करता है दोस्तों। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट संग्रहण का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जीव अंतःक्षेपण होता है दोस्तों। जीव अंतःक्षेपण कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपण में दोस्तों जीव अंतःक्षेपण होता है। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, जीव अंतःक्षेपण वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपण होता है, जिसमें बिना किसी पीड़ा के औषधियों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो लाइकोपिन लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। लाइकोपिन एक कैरोटीन तथा कैरोटीनाइड वर्णक है। लाइकोपिन ही टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है दोस्तों? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। सोल्यूशन देखिए, लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक वर्णीय लवक है, और कैरोटीन गाजर के लाल के लिए नारंगी के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। कैरोटीन के कारण दोस्तों गाजर और नारंगी लाल होता है, और लाइकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर लाल रंग होता है, और सेब के फल के कारण दोस्तों एंथोसायनिन के कारण नामक वर्णीय लवक के कारण लाल होता है। नेक्स्ट, जार्विक सेवन क्या है दोस्तों? ये एक कृत्रिम हृदय है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था, और यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए दोस्तों ये दोस्तों रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा उसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जोनास सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये पोलियो के टीका के लिए जाने जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जोनास सॉल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स, वैज्ञानिक और उपलब्धि देखिए दोस्तों। वैज्ञानिक और उपलब्धि देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अर्बर और स्मिथ ये दोस्तों अंतः आकेंद्रण का पता लगाया दोस्तों,
और दोस्तों फेल्डमैन दोस्तों ये एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए युक्त परजीवी पादपों का विकास किया। और मूलिस दोस्तों ये पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। और टेमिन और बाल्टेयर ये दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, अर्बर और स्मिथ अंतः आकेंद्रण का पता लगाया। फेल्डमैन एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए युक्त परजीवी पादपों का विकास किया। मूलिस दोस्तों ये पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। और टेमिन और बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए इसका सब ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, पूर्तरोधी दोस्तों ये एस्पिरिन ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाद में कि ज्वरनाशी पैरासीटामोल है दोस्तों। और प्रतिफेन कारक ये पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स है। और अस्थि क्षय रोधी ये दोस्तों कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है दोस्तों। ये पूर्तरोधी दोस्तों ये एस्पिरिन नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर शामक के रूप में और शोध निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है दोस्तों? कौन सही युग्म सुमेलित है दोस्तों? तो नीचे देख सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देख पड़े इसमें दोस्तों तीनों सुमेलित है दोस्तों। फ्रांसिस कॉलिंस दोस्तों ये मानव जीनोम मानचित्रण के लिए जाना जाता है। सर्जी ब्रिन गूगल खोज सर्च इंजन के लिए जाना जाता है। जिमी वेल्स ये विकिपीडिया के लिए जाना जाता है दोस्तों। देखिए जिमी वेल्स विकिपीडिया, सर्जी ब्रिन गूगल और फ्रांसिस कॉलिंस मानव जीनोम मानचित्रण के लिए। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी चिकित्सा एवं जीन विज्ञानी फ्रांसिस कॉलिंस व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज एवं मानव जीनोम चित्रण हेतु नेतृत्व के लिए विख्यात रहे हैं। सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी है जिन्होंने लेडी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की। जिमी डोलन वेल्स विकिपीडिया के जनक है। स्पष्ट है कि सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ये लिथोट्रिप्सी क्या है दोस्तों? लिथोट्रिप्सी है दोस्तों ये गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये जीवाणु की खोज लीवेन हॉक ने किया था दोस्तों। एंटनी वेन लीवेन हॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र में से जीवाणुओं की पहचान की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? ये दोस्तों पोस्ता के बीज दोस्तों सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, पोस्ता के तेल का। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए अर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। अर्जिमोन में मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था दोस्तों? तो ये मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनको अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विष वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्य सम्मिलित है, और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल सकता है। ये दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी का दोस्तों निष्प्रतक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन था दोस्तों ये। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण जो कि 2,3,7,8 टेट्राक्लोरोडिओबेंजोडायोक्सिन से संदूषित था का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने
रंग के कारण एजेंट ऑरेंज नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े और निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव तथा जन्मजात शरीर विकल हो जाते हैं। नेक्स्ट, एजेंट ऑरेंज क्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए, बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया था? ये डेविस ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, अपवर्तन चक्र इराइजन साइकिल को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। मृदा अपवर्तन सॉइल इराइजन, जिससे तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफ़ी भाग मृदा अपरदन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट, कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है दोस्तों कणीय तत्व। सॉल्यूशन देखिए, कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों में से मोम के घोल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। सॉल्यूशन देखिए, मोम की परत फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है, लेकिन यह परिरक्षण से भिन्न है। इसका प्रयोग विशेषकर परिवहन के समय फलों और सब्जियों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार के खाद मोम का प्रयोग होता है। इस खाद मोम की एक महीन परत फलों और सब्जियों के छिलके के ऊपर चढ़ाई जाती है। इससे ये फल एवं सब्जियां 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं और सड़ते या गलते नहीं है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण। कथन है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण है मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी दोस्तों सही है, ए सही है, किंतु दोस्तों आर गलत है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। अतः कथन इस सही, मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण इसमें रंध्राक्रास छोटे आकार के पाए जाते हैं। कारण गलत है दोस्तों। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है दोस्तों? बहिस्रावी दोस्तों, इफ्लुएंट बहिस्रावी दोस्तों। ये दोस्तों स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन होने का कारण दोस्तों बहिस्रावी। सॉल्यूशन देखिए इसका, जल स्रोतों वाटर सोर्सेस में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तित होने का कारण बहिस्राव है। उद्योगों से निकले हुए व्यर्थ जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। बहिस्राव का निस्तारण प्रायः भूमि, नदियों, समुद्रों या झीलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसका सी सही है, सी 1 और 3। एक है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 3 है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ये भी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती है। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। ये नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण दोस्तों नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों तथा ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण दोस्तों जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। विशेषकर फास्फेटों व नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है और इनसे जलाशय में शैवालों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। और यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है दोस्तों? रक्त वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन, ये भी गलत है दोस्तों। बीओडी किसके लिए दोस्तों? तो ये ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों
में प्रदूषण के मापन के लिए दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, जैव ऑक्सीजन का मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उनकी मात्रा बढ़ जाती है और बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी कहते हैं। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ निम्न घुली ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ होगा। बीओडी प्रोपोर्शनल टू 1/DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों से दोस्तों। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों पौधों की वृद्धि दर नापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों पौधों की वृद्धि दर मापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मेस्तीजो कहा जाता है दोस्तों। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है फ्रेंड्स, ये मेस्तीजो कहा जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, लातीनी अमेरिका में यूरोपीय तथा इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति मेस्तीजो कहलाते हैं। मेस्तीजो शब्द की उत्पत्ति ओरिजिन रोमन भाग से हुई है। लैटिन भाषा मिक्सटियस का अर्थ मिश्रित मिक्स्ड से है। नेक्स्ट, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है दोस्तों यूरेनियम लेड विधि से दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु एज आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है दोस्तों। जीवाश्म की आयु के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है दोस्तों। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, वृक्ष की आयु एज इसमें मौजूद वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स या वृद्धि वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तनों में पाए जाते हैं और प्रत्येक वार्षिक वलय वृद्धि वलय 1 वर्ष के वृद्धि को संकेत करता है। नेक्स्ट, संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है दोस्तों। तो ये जाइलम टिश्यू के कारण जाता है दोस्तों। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है दोस्तों, ये जल वहन के लिए जाइलम जिम्मेदार है। संवहनी पादपों में 2 परिवहन ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों, एक फलों में एक जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट, सेलुलोज एक स्टार्च दोनों में होते हैं दोस्तों, ये प्लस मतलब कि निगेटिव ग्लूकोज दोस्तों, प्लस निगेटिव ग्लूकोज। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं प्लस निगेटिव ग्लूकोज होते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कि सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जैव बहुलक अर्थात बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है। इसका प्रयोग देखिए फ्रेंड्स, सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जैव बहुलक अर्थात बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है। इसका प्रत्येक अणु लगभग 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का बना अशाखित होमोपॉलीमर श्रृंखला के रूप में होता है। स्टार्च पादपों का संचयात्मक पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें ग्लूकोज इकाइयों से बने 2 प्रकार के होमी पॉलीसेकेराइड अणु होते हैं। 10 से 30% तक एमाइलेज के तथा 70 से 90% एमाइलोपेक्टिन के अणु हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है दोस्तों। तो सेलुलोज प्रचुरता में पाया जाता है। सॉल्यूशन देखिए, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। यह एक पॉलीसेकेराइड है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। नेक्स्ट देखिए, लिवर
फ्लूक पित्तवाहिनी में रहता है दोस्तों, ये भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है दोस्तों, लीवर फ्लूक। सॉल्यूशन देखिए, लीवर फ्लूक यकृत कृमि भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है, जो कि संघ प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत आता है। इसका जीवन वृत्त बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्सेस एवं द्विपोषदीय होता है, जिसका द्वितीयक पोषद घोंघा है। यकृत कृमि एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल जंतु है, जिसमें परनिषेचन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है दोस्तों? तो फ्रक्टोज है दोस्तों। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो कोशिका दीवार दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका कि ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव अणुओं की आंतरिक संरचनाएं समान परंतु बाह्य संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिका दीवार सेल वॉल की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्यप्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं से भिन्न करती है। नेक्स्ट है, बेला संगमों में एक रंजित डायनो फ्लैजेलिक के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज बुलम्स कहलाते हैं दोस्तों। लाल ज्वर कहलाते हैं दोस्तों, ये लाल ज्वर कहलाते हैं। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, बेला संगमों के जल में मौजूद विशेष शैवाल डायनो फ्लैजेलेट की संख्या में अतिशय वृद्धि के कारण जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है। अतः इससे उत्पन्न पुष्पपुंज लाल ज्वर कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 सही होगा। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा दूसरी आंख से पीछे की ओर देखता है, बिल्कुल सही दोस्तों। साधारण नीलहरित शैवाल स्पायरोगोडा और यूलोथ्रिक्स अलवनीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में पाई जाती है, ये गलत है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, स्पायरोगोडा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पोंड सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेज़ी से विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। स्पायरोगायरा मुख्यतः स्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाली स्वच्छ जल में पाया जाता है। गिलगित एक सरीसृप जंतु है जिसकी आँख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आंख से आगे और तथा दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकता अनुसार अपने शरीर के त्वचा का रंग भी बदल सकता है। नेक्स्ट है, कवकमूलीय माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवकमूल के द्वारा पौधों में ऑप्शन डी सही है दोस्तों। 1 2 3 सही है दोस्तों। देखिए, सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है दोस्तों। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है दोस्तों। थर्ड दोस्तों, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। रोगग्रस्तता को प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, माइकोराइजल एक विशेष प्रकार के मृदा कवक है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन संबंधी पारस्परिक संबंध कायम करते हैं। इन कवकों के कृषि योग्य भूमि में समावेशन से कम पोषक तत्वों वाली भूमि में भी फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ये कवक पौधों की जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से भी रक्षा करते हैं। इन कवकों द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने तथा पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता भी आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पादपालय एक सुविधा है दोस्तों। पादपालय एक सुविधा है दोस्तों नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। पादपालय फाइटोट्रोन एक सुविधा है दोस्तों नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, पादपालय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है दोस्तों? तो ये दोस्तों एक लाख। देखिए फ्रेंड्स, लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रवण सुर्ख रंग के मादा कीट करती है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चमड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि
चपड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। लगभग 2 करोड़ किग्रा लाख का निर्यात भारत प्रतिवर्ष करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसे बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए एक बार। समुद्रीय प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों सही कथन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल एक इसमें सही होगा दोस्तों, कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार, कि विषाणु अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम से पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए आवश्यक है दोस्तों अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। सॉल्यूशन देखिए, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध फसलोत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों सीड्स अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के उपयोग से फसलोत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रोत्साहन तथा प्रेरणा और श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादक किस्में उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से फ्रेंड्स से सुमिलित करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति दोस्तों ये खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति ये दोस्तों दूध एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। पीत क्रांति ये दोस्तों तिलहन से संबंधित है। और नीली क्रांति दोस्तों ये मत्स्य एवं एक्वा कल्चर से संबंधित है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध एवं दुग्ध उत्पाद से, पीत क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वा कल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पदार्थ फसल कौन सा था दोस्तों? मैक्सिकन गेहूं था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, भारत में 1970 के दशक में उच्च उत्पादन बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसका श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फसल लॉगिंग विधि है दोस्तों क्या चीज़ का? दोस्तों फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। फसल लॉगिंग विधि है दोस्तों। फसल लॉगिंग विधि क्या है दोस्तों? ये फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं और इन नमूनों की जांच की जाती है, जिसके आधार पर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा से कम होने पर यह पोषक तत्व फसल को उर्वरक के द्वारा दे दिया जाता है। और क्लीमेंट ने 1960 में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट, बीज को प्रतिवर्ष बदला जाता है, कहलाता है दोस्तों ये संकर बीज कहलाता है दोस्तों। बीज को प्रतिवर्ष जो बदला जाता है फ्रेंड्स वो कहलाता है संकर बीज कहलाता है दोस्तों। संकर बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है। जैसे फ्रेंड्स, धान के खेत से निकलने वाली गैस है दोस्तों, ये दोस्तों मीथेन है दोस्तों। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। चूँकि विकल्प में एथेन, मीथेन और नाइट्रोजन दिया गया है, तो इसके लिए सही उत्तर दोस्तों बी ही होगा दोस्तों, मीथेन।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, धान के पौधे उगाने को डेपाग विधि विकसित हुई थी दोस्तों। ये फिलीपींस में हुई थी। धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि दोस्तों ये फिलीपींस में विकसित हुई थी। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी दोस्तों। जैसे फ्रेंड्स, भारत में विकसित प्रथम बोना धान की किस्म क्या थी दोस्तों? ये जया था दोस्तों। भारत में विकसित प्रथम बोना धान की किस्म जया थी, जो चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक क्या है दोस्तों? ये 2,4-D है दोस्तों। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक 2,4-D है। इसका पूर्ण रूप 2,4-डाइक्लोरोक्लोरीफिनॉक्सी एसिटिक एसिड C6H6Cl2O3 है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है दोस्तों? तो ब्यूटाक्लोर ये शाकनाशी है। सॉल्यूशन देखिए, शाकनाशी हर्बिसाइड एक प्रकार का रसायन होता है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ब्यूटाक्लोर एसिटेनियलिक वर्ग का एक शाकनाशी है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है दोस्तों? तो ये पर्ण फूल बनने का उद्दीपन प्रतियां ग्रहण करती है दोस्तों। जैसे मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन है दोस्तों? तो ये गैम्बुसिया है दोस्तों, गैम्बुसिया। जैसे देखिए फ्रेंड्स, गैम्बुसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है जो मुख्यतः मेक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बुसिया फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे एवं लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली कई पानी में भरे जीव हाइड्रिला पौधा आदि 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे एवं लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है दोस्तों? गैम्बुसिया फिश को दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथ्रीन है एक सामान्य दोस्तों मच्छर विकर्षक। देखिए फ्रेंड्स, पॉलीथ्रीन एक प्रकार का पायरेथ्राइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक मॉस्किटो रेपेलेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। पायरेथ्राइड ये स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए 22 से 50 गुना अधिक विषाक्त टॉक्सिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रदूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषक का स्रोत है दोस्तों? ऑप्शन इसका देखिए फ्रेंड्स, डी सही है दोस्तों, सभी दोस्तों। कीटनाशक है डेंटल अमेलगम फिलिंग्स है, फ्लोरेसेंट लैंप है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नगत सभी विकल्पों में से पारा जैसा विषैला पदार्थ पैदा होता है जो कि भूमि, जलवायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण कहते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को दोस्तों ये वायु शोषण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीया वायवीय शोषण एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया में भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O का निर्माण होता है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सक्रिय उपर्जित असंक्रामकता जिसके उत्पादन का परिणाम है दोस्तों वह है दोस्तों एंटीबॉडीज है दोस्तों। देखिए दोस्तों, शरीर में सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं तथा शरीर में लिम्फोसाइट्स से निर्मित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण का परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसका बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक एब्जॉर्बेंट है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में देखने में सहायता मिलती है, अतः इसे एक उपयुक्त मात्रा में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है।
नेक्स्ट है वैज्ञानिक और आविष्कार। फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है फ्रेंड्स। ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड दोस्तों ये एटम बम का दोस्तों ये आविष्कार किया था दोस्तों। और एल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट का किया था दोस्तों। और कार्टराइट दोस्तों ये क्या था दोस्तों, पावर लूम का। और ग्राहम बेल दोस्तों टेलीफोन का खोज क्या था, आविष्कार क्या था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, रदरफोर्ड एटम बम के आविष्कारक है दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के, तथा एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। और ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। सेकंड देखिए फ्रेंड्स, अनुवांशिकी में उपलब्धि और वैज्ञानिक। देखिए फ्रेंड्स, ये सोचिए फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जीवाणुओं में पराक्रम और संयुग्म की खोज दोस्तों ये लेंडरबर्ग ने दोस्तों किया था दोस्तों। जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज दोस्तों लेंडरबर्ग ने किया था। और यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना दोस्तों ये मॉर्गन ने किया था। और ई कोलाई से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन दोस्तों ये ओनबर ने किया था। और संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना दोस्तों ये खुराना ने किया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए पार्ट्स, जीवाणुओं में पारक्रमण तथा संयुग्मन की खोज क्रमशः लेंडरबर्ग एवं जिंदल तथा लेंडरबर्ग एवं टाटम द्वारा की गई। यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना मॉर्गन द्वारा, ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कॉर्नबर्ग द्वारा, तथा संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स, इसका सही है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही है जोड़ा। लाइगेसेज ये आणविक शिवरकार है दोस्तों। लाइगेसेज ये आणविक शिवनकार है दोस्तों। ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर, इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, लाइगेसेज एंजाइमों के ऐसे वर्ग को कहते हैं मतलब कि लाइगेसेज एंजाइमों के ऐसे वर्ग को कहते हैं जो सही संयोजन बंध बनने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेसेज जैविक अणुओं जैसे डीएनए आदि के संश्लेषण एवं खंडित जैविक अणुओं की मरम्मत आदि कार्यों के लिए सक्रिय होकर इन्हें परस्पर जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। अतः लाइगेसेज का आणविक शिवनकार सिलने वाला कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है फ्रेंड्स। ये पत्ती में। देखिए फ्रेंड्स, पुदीना और या मेंथॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा अर्बेसिस है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है दोस्तों। ये भूटान है दोस्तों। दिसंबर 2004 में तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वाला भूटान विश्व का पहला देश बना था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है दोस्तों। तो जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है दोस्तों। तो जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, उद्योगों में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल तथा कवक तीनों ही का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग दूध से दही, पनीर के निर्माण, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सूक्ष्म शैवालों जैसे डायएटोमेसियस मृदा का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग कांच तथा पोर्सेलेन के निर्माण में तथा चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कवकों का उपयोग पनीर, डबल रोटी उद्योगों एवं एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झरने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, टीभा का पूरा नाम टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया इसका एनेस्थीसिया है। इसका उपयोग प्रायः शल्य चिकित्सकों द्वारा रोगियों के निश्चेतन में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों ज्योतिष को विज्ञान अभी तक नहीं माना जाता है दोस्तों। जेबी नार्लिकर के अनुसार ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है दोस्तों? तो ये है दोस्तों वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। राइजोबियम, नील हरित शैवाल तथा एजोला ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं में बीच समान अंतर के बारे में सही है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही 1 और 3 सही है दोस्तों। एक है दोस्तों पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। 3 देखिए फ्रेंड्स, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका कि पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, जिसके कारण इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति भी होती हैं, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी या रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं दोस्तों। देखिए, पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी या रिक्तिका होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। पादप कोशिका की कोशिका द्रव में उपस्थित रसधानी टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे दोस्तों ये विविध चैप्टर कंप्लीट होता है और ये हमारा पूरा बायोलॉजी घटना चक्र का दोस्तों आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हम कल से दोस्तों हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को फ्रेंड्स ये पसंद आया दोस्तों, सेशन को 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।